हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ आईआईटी एंड थिंकिंग। आज हम जो हमारे जेईई मेंस के जो 20 फिजिकल केमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे और उसके थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, एक सेल रिएक्शंस दिया हुआ है फॉर ए सेल रिएक्शन, सिंपली सेल रिएक्शन, दिस इज ए सेल रिएक्शन, ये हमारा लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा हो जाएगा क्या, लेफ्ट एनोड और राइट कैथोड। ये दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है और बोला है कि सेल पोटेंशियल जो है पाया जा रहा है 0.43 वोल्ट। तो ई सेल की वैल्यू 0.43 वोल्ट दे चुका है, ठीक है। ई सेल की वैल्यू 0.4 और ई नॉट ए जी प्लस ए जी की वैल्यू दे दिया है 0.80 वोल्ट। ई नॉट ए जी प्लस से ए जी की वैल्यू दे दिया है 0.80 वोल्ट। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर की वैल्यू निकालनी है, इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हम नस्ट इक्वेशन अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन यहाँ क्या कर देंगे, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले नस्ट इक्वेशन से पहले हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो कैंसल आउट होंगे वो इक्वल नंबर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो कैंसल आउट होंगे वो इक्वल नंबर। तो अगर मैं एनोड का रिएक्शन लिखूँ तो एनोड पे क्या चल रहा है, एनोड पे चल रहा है कॉपर सॉलिड टू फॉर्म कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे हमारा चल रहा है ए जी प्लस, ठीक है, ए जी प्लस टू फॉर्म, ए जी प्लस में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ए जी प्लस टू प्लस एक इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए जी सॉलिड। ये एक्वस है, ये एक्वस है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकेंड, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाइंग बाई 2 करूँगा तभी ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका और इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 ए जी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 ए जी। अब दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देंगे तो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। ये जब तक ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल ना आउट ना हो तो हम ऐसे रिएक्शन को बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर होगा क्या, अब बन जाएगा कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन से चला जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड प्लस 2 ए जी प्लस एक्वस टू फॉर्म कॉपर 2 प्लस एक्वस एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा 2 ए जी सॉलिड। अब इसके लिए हमें नस्ट इक्वेशन लिखना है, तो सिंपली हम नस्ट इक्वेशन लिख लेंगे। तो नस्ट अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन, तो होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। कॉपर 2 प्लस की 0.001 मोलर, मतलब कॉपर 2 प्लस की जो कि 10⁻³ मोलर ऐसा बोल सकते हैं। और ए जी प्लस की है 0.01 मोलर, तो इसकी है 10⁻² मोलर, ओके। तो अगर अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड पे हमारा क्या है, ए जी है, ए जी प्लस ए जी माइनस ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ये हमें निकालना है। और लगा देंगे -0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है कॉपर 2 प्लस, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। और यहाँ पर ए जी प्लस का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। हमारे पास ई सेल की वैल्यू पता है 0.43 वोल्ट, ई नॉट ए जी प्लस की ए जी की वैल्यू पता है 0.80 वोल्ट। तो हम वैल्यूज रख देते हैं, दिस इज 0.43, दिस इज 0.80, ये तो हमें निकालना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ 0.06 अपॉन एन है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना, यहाँ 0.06 अपॉन एन है। और एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। 0.06 अपॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 2 लॉग कॉपर 2 प्लस कितना है, कॉपर 2 प्लस है हमारा 10⁻³ लॉग बेस 10, और यहाँ हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर। ये हमारा वैल्यूज है। तो यहाँ से हो जाएगा 0.43 इज इक्वल टू 0.80 माइनस ई नॉट कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, ये आ जाएगा -0.03 मल्टीप्लाई बाई लॉग बेस 10, क्योंकि 10⁻³ ऊपर 10⁻⁴ जब जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। ये हो जाएगा 0.80
माइनस ई नॉट कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर माइनस 0.03 इंटू 1, दैट इज लॉग बेस 10 की वैल्यू होती है 1। सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.43। इसको इधर ले आएंगे और ई नॉट कॉपर 2 प्लस हमें निकालना है, इसको सेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस 0.03 माइनस 0.43। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.34 वोल्ट। लेकिन हमारा आंसर बोला है कि x इंटू 10⁻² वोल्ट की वैल्यू बतानी है। तो मैग्नीट्यूड है डैश इंटू 10⁻²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 34 इंटू 10⁻²। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 34। क्या हो जाएगा 34। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, हमें नॉट कैथोड के रिएक्शन लिखना है, उसको सम करना है और फिर नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करके हम अपना दो हमें दिया हुआ था ई सेल और ई नॉट सेल एजी का दिया था, हमें ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर का निकालना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं, सिंपल से हम क्या करेंगे, दिया है 20% ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएटेड, मतलब अल्फा की वैल्यू तो हमें पता चल गया कि 0.2 ही है, ठीक है। और एसिटिक एसिड CH3COH है, डिसोसिएट होगा तो किस में टूटेगा CH3CO माइनस और H प्लस। तो यहाँ पर N की वैल्यू 2 आयंस में टूट रहे तो N की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हम I निकाल लेंगे पहले, इसके लिए 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई N माइनस 1। हम I क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डेल्टा TF पता है कि फॉर्मूला होता है I इंटू KF इंटू M। और इसी को हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो मोलालिटी I इंटू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। W2 क्या है, वेट ऑफ द सोल्यूट, M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W1 इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। अब इसमें करना है क्या, अल्फा की वैल्यू 0.2 है तो यहाँ से डिसमलाइज I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, दैट इज I की वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 1, दैट इज I की वैल्यू 1.2। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.2, KF की वैल्यू होती है 1.86 दिया हुआ है, W2 वेट ऑफ द सोल्यूट 5 ग्राम हमें ऐड किया एसिटिक एसिड को तो 5, M2 कितना है, मोलर मास एसिटिक एसिड का होता है 60, वेट ऑफ द सॉल्वेंट 500 ml वाटर दिया हुआ है इंटू 1000। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा। फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आएगा 0.372 और हमें 10⁻³ के ऑर्डर में लिखना है। तो 0.372 को हम क्या लिख सकते हैं 372 इंटू 10⁻³ तो हमारा डिजायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 372। क्या आ जाएगा 372। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है। इसमें पूछ रहा है कि अगर हमारे ये रिएक्शन है MnO4 माइनस ये हमारा रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mn2 प्लस H2O और यहाँ ई नॉट की वैल्यू दे दी है। बोल रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायर होगी इन फराडे टू रिड्यूस 5 मोल्स ऑफ MnO4। मतलब अगर ये 1 मोल से बात करेंगे तो हम यहाँ बस MnO4 मैग्नीज को ही लेकर आएंगे कि MnO4 माइनस क्या हो रहा होगा। अगर MnO4 में माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +7 और Mn+2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा 5 इलेक्ट्रॉन एडिशन होगा तभी ये +2 में होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फराडे चाहिए तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए होंगे 1 मोल MnO4 माइनस से Mn2 प्लस कन्वर्ट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, मतलब 5 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हमें आवश्यकता होगी। 1 MnO4 माइनस को 1 Mn2 प्लस बनाने के लिए हमें 5 फराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। तो इन्होंने बोला अगर 5 MnO4 होगा तो 5 MnO4 होगा, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो 25 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा Mn2 प्लस बनने के लिए। और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फराडे, तो 25 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए होंगे 25 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। तो हम फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में इसको पढ़ते हैं। कुछ नहीं, बस हमें रिएक्शन देखना है कि यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ। दोनों का डिफरेंस 5 है, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फराडे आता है तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 फराडे आएगा। लेकिन अब वही 1 मोल के लिए 1 मोल MnO4 माइनस से 1 मोल Mn2 प्लस करने के लिए 5 फराडे, तो 5 मोल MnO4 माइनस को 5 Mn2 प्लस बनाने के लिए
5 × 5 दैट इज 25 फराडे। 25 फराडे भी इलेक्ट्रिसिटी में चाहिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। इन्होंने बोला है कि कितनी यूरिया की मास की आवश्यकता होगी 1000 ग्राम ऑफ वाटर को उसके वेपर प्रेशर को रिड्यूस करना है, जितना होगा उससे 25% रिड्यूस करने से। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गया है कि हमें निकालना क्या है, हमें मास ऑफ NH2CO निकालना है। तो पहले अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि P0 माइनस PS अपॉन P0, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट, ये हमें लगाना है। तो P0 के बारे में नहीं बोला, लेकिन हमें PS के बारे में बोला है कि PS जो होगा, अगर इनिशियल PI इक्वल टू P0 होगा, अगर P0 होगा तो PS P0 में से 0.25 P0 घट गया होगा, तो PS क्या होगा 0.75 P0 बन गया होगा। तो बस हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ, तो P0 माइनस यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, मतलब यहाँ PS ले लेंगे फॉर्मूले में, P0 माइनस PS अपन PS, तो 0.75 P0, PS इज आल्सो 0.75 P0, N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। तो N सॉल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मान लेते हैं कि NH2CO NH2, लेट NH2CO NH2 भी x ग्राम, x डिवाइडेड बाई 60, N सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम वाटर है और मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा जी 18। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1111 ग्राम। तो ये हमारा हम कि अगर 1111 ग्राम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा रिड्यूस कर जाएगा इतने पे, तो 1111 ग्राम। तो इसको कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सवाल हो रहा है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन 10 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिड A इज अलाउड टू रिएक्ट विथ 30 ml ऑफ 0.05 मोलर बेस MOH ट्वाइस द बेसिसिटी ऑफ द एसिड A इज। तो सिंपली है, तो ये तो सिंपल हमारा क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है। हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन का नाम होता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमें पता है कि अगर अल्फा नहीं दिया है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है। एसिड्स के बारे में क्या बोला है, 10 ml है, एसिड का वॉल्यूम कितना है 10 ml है, और उसकी मोलरिटी कितनी दी हुई है 0.1 मोलर दी हुई है। ठीक है, और बेस जो भी हमारा है MOH ट्वाइस, वो हमारा कितना है 30 ml है, वॉल्यूम इसका 30 ml है, और उसकी मोलरिटी कितनी है 0.05 मोलर है। अच्छा, और बोल रहा है कि बेसिसिटी ऑफ एसिड ए बताना है। तो हमें ये जो दिया हुआ है मेटल हाइड्रोक्साइड, ये तो दिख रहा है कि 2 OH माइनस देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, और इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। अगर वैलेंसी फैक्टर निकाल देंगे तो वही एसिड की बेसिसिटी हो जाएगी, वही इसकी बेसिसिटी निकल जाएगी। तो हमें सिंपल एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, N1V1 एट इक्विवेलेंट पॉइंट, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, V1 इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम। तो अगर मैं ये एसिड्स के लिए बोलूँ और ये बेस के लिए बोलूँ, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन पे N1V1 N2V2 के बराबर होना चाहिए। तो इसकी मोलरिटी है 0.1, वैलेंसी फैक्टर निकालना है, वॉल्यूम दिया हुआ है इसका 10 ml। ठीक है, इसकी मोलरिटी कितनी दी हुई है, नेक्स्ट की 0.05 मोलर, वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका 2, और वॉल्यूम कितनी है 30 ml। तो सॉल्व कर लेंगे बस। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाई 0.1 दैट इज 1, और ये हमारा आ जाएगा 30 इंटू 2 60 मल्टीप्लाई बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से वॉल्यूम जो हमारा वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। तो इस एसिड की बेसिसिटी होगी, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड ए इज 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, बेसिसिटी इसकी 3 हो जाएगी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सवाल हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी आता रहता है। तो ये
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट वन, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है कि KP1 और KP2 का रेशियो दे दिया है और जो टोटल प्रेशर है वो P1/P2 का इक्वल दिया हुआ है रेशियो। P1/P2 का अगर रेशियो दिया हुआ है, P1/P2 का जो रेशियो दिया है वो x रेशियो x/1 है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। तो हमें इसके लिए पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखूँ x गैस टू फॉर्म y प्लस z गैस, ये लिख लिया। फिर इसको हमें t=0 पे a 0 0 होगा, फिर a माइनस मान लेते हैं ax कम होगा, ये ax बनेगा, ये x बनेगा। तो हम मोल सबसे पहले हम क्या कर ले, पहले टोटल मोल एन टोटल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ने पे आ जाएगा a + ax। ठीक है, सबको जोड़ दिया। फिर हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर पे जाना ही है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस आ जाएगा a - ax अपॉन a + ax। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है। इसको हम यहाँ a कॉमन ले सकते हैं, 1 - x अपॉन 1 + x। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, दैट इज़ 1 - x अपॉन 1 + x। मोल फ्रैक्शन ऑफ y गैस ax अपॉन a + ax। तो यहाँ से आ जाएगा a 1 + x इंटू एक्स, ए से ए चला गया तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 + x। मोल फ्रैक्शन ऑफ जेड गैस ax अपॉन a × 1 + x, ये भी आ जाएगा x अपॉन 1 + x। तो ये भी मोल फ्रैक्शन निकला है। अब मान लेते हैं टोटल पी टोटल जो होगा इसके लिए P1 दिया हुआ है, तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स गैस का निकालूंगा। तो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, इसको यूज कर लूँगा। तो 1 - x अपॉन 1 + x इंटू P1। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई गैस क्या हो जाएगा, 1 माइनस नहीं आ जाएगा, ये x अपॉन 1 + x इंटू P1। और पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड गैस क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 + x इंटू P1। तो यहाँ से हम ये तीन हमारे आ गए। अब इसके लिए हम KP निकालेंगे, तो KP यहीं पर निकाल ले रहा हूँ। KP = हो जाएगा z इंटू वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा z इंटू वाई। तो अगर मैं इसको यहाँ ना करके नीचे लिख देता हूँ, तो इसको देखना बस, हम क्या कर रहे हैं, KP1 कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। KP1 हम कैसे निकालेंगे, KP1 = पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई गैस इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड गैस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स गैस। पार्शियल अब हम मल्टीप्लाई करना है मुझे। वाई गैस का मतलब हो जाएगा x अपॉन 1 + x इंटू P1 मल्टीप्लाई बाई जेड गैस x अपॉन 1 + x इंटू P1। और x गैस क्या हो जाएगा, 1 - x अपॉन 1 + x इंटू P1। ठीक है, तो बस इसको मल्टीप्लाई, P1 से P1 चला जाएगा, एक 1 + x से एक 1 + x चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x इंटू P1 और 1 + x और 1 - x मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा, 1 - x²। तो ये हमारा पहला आ गया KP1। दूसरा हम KP2 निकालेंगे, तो उसके लिए भी रिएक्शन लिखना पड़ेगा। A से 2B है, A से 2B है, तो सिमिलरली t = 0 पर a 0, t = इक्विलिब्रियम पे a - ax और ये हो जाएगा 2x बन जाएगा। एंड टोटल यहाँ भी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, a + ax। इसके लिए भी पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर से पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकाल लेना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A गैस = a 1 - x a × 1 + x। डायरेक्ट ने सॉल्व कर दिया, यहाँ से आ जाएगा 1 - x अपॉन 1 + x। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B ये आ जाएगा 2
ए बाहर निकाल के काट देंगे 2x/1 + x। Kp2 निकाल देते हैं इसके लिए। तो Kp2 क्या आ जाएगा, गैस बी का स्क्वायर, मतलब इस तरह से लिखना पड़ेगा। पहले हम इसको प्रेशर के टर्म में अगर लिखूँ तो इसको प्रेशर के टर्म में लिखूँगा तो क्या आ जाएगा जी, पहले इसको मिटा देता हूँ। तो ये मोल फ्रैक्शन है। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए बोलूँ, ए गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस दैट इज 1 - x/1 + x इंटू टोटल प्रेशर P2। यहाँ पर था P1, यहाँ होगा P2, दिया हुआ है ना P2 सेकेंड रिएक्शन के लिए। P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस इज इक्वल टू 2x/1 + x P2। अब इन दोनों रिएक्शन का यूज कर लेंगे। Kp2 निकालने के लिए Kp2 यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, इसको एक सेकेंड जस्ट, हमें Kp2 निकालना है ना। तो Kp2 निकालेंगे कैसे, Kp2 सिंपली इस रिएक्शन को देखो, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, जस्ट 1 सेकेंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी का होल स्क्वायर कर दें अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा 2x/1 + x का होल स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 - x/1 + x। यहाँ से आ जाएगा P2, एक P2 से P2 चला गया, ये आ जाएगा Kp2 आ जाएगा हमारा, एक 1 + x से एक 1 + x चला जाएगा, तो आ जाएगा 4x² 1 - x² इंटू P2। तो हमारा Kp2 आ गया है, हमारा Kp1 आ गया है। ठीक है, इसको हम mn मान सकते हैं। तो हम Kp1 और Kp2 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइडिंग m/n, थोड़ा इसको दिखाता हूँ, डिवाइडिंग m/n, तो Kp1/Kp2 इज इक्वल टू हो जाएगा x/1 - x² इंटू P1, और ये ऊपर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा x²/1, दिस इज x², x इंटू x², और यहाँ पर हो जाएगा 4x², ये ऊपर चला जाएगा 1 - x² P2। ठीक है, P2 यहाँ नीचे रहेगा क्योंकि यहाँ डिवाइड किया ना, तो P2 यहाँ आ जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा P1/P2, और Kp1/Kp2 का रेशियो दिया हुआ है 3/1, मतलब 3 ये दिया 3/1। ठीक है, और यहाँ पर P1/4P2, तो यहाँ से P1/P2 क्या आ जाएगा, 3 × 4 12/1। हमें P1/P2 का रेशियो क्या दिया था, x/1, तो यहाँ से सिम्बलाइज हमारा P1 आ जाएगा, जो x आएगा वो क्या आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपको पूरा एकदम कन्वर्ट करने आना चाहिए, टिपिकल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का। तो इसमें पहले सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमें निकाल लेना चाहिए। CaF2 है, ब्रेक कैसे करेगा, Ca2+ और 2F- में। ठीक है, अगर हम इसके लिए KSP निकालेंगे तो हम इसी का आएगा, क्या आएंगे, KSP इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा। इसकी तो काउंट करते नहीं, 0 मान के चलते हैं। तो यहाँ से S की पावर 1 और 2S और उसके पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, तो KSP आ जाएगा हमारा, KSP हमारा आ जाएगा 4s³ ओके, KSP हमारा 4s³ आ गया। अब हमें दिया हुआ है सॉलिबिलिटी दी हुई है, तो सॉलिबिलिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻².34, जस्ट 1 सेकेंड, सॉलिबिलिटी दी हुई है 2.34 × 10⁻³ ग्राम पर 100 ml, 100 ml। अब इसको हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली हमें करना क्या है, 2.34 × 10⁻³
और अगर हम इसको लीटर में लाएँ, ग्राम 0.1 लीटर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2.34 इंटू 10⁻³ और यहाँ 10⁻1 ऊपर चला जाएगा, 10⁻1 10⁻+1 के ऊपर चला जाएगा और इसके मास से डिवाइड कर देंगे। तो CaF2 का मास होता है क्या 78, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 3, ये 3 टाइम्स में से कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.3 समथिंग लाइक दैट 0.03। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो हमारा आ गया, लेकिन हमें KSP चाहिए, तो KSP तो 4s³ होगा। दिस इज़ आवर सॉल्युबिलिटी। बस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻⁻4 का क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। लेकिन हमें किसके ऑर्डर में बताना है, हमें बताना है 10⁻8 का ऑर्डर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये ले सकते हैं KSP इज इक्वल टू 0.0108 इंटू 10⁻² -8 मोल पर लीटर। हमने इस तरह लिख लिया, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.01, इसका आंसर हो सकता है 0.0108। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल क्वेश्चन ये है कि फॉर ए रिएक्शन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन दे दिया है और हमारे पास K की वैल्यू दे दी है 10, डेल्टा G0 निकालना है और R की वैल्यू भी दे दिया है 8.314। तो बस हमें एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT/ln K। बस इसी को लगाना है, -R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना दे दिया 300 केल्विन, ln K मतलब ln K की वैल्यू 10 है, ln 10। तो यहाँ सॉल्व करेंगे -8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय log बेस 10, इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 1 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5050, तो -RT/ln K हम सॉल्व करेंगे ln 10 तो आ जाएगा 5744.14 जूल पर मोल। और यही हमारा हो जाएगा, इसको मैं अगर 10⁻⁻1 में लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 किलो, पर इसको जूल पर मोल है तो इसको किलो जूल पर मोल में बदलना होगा। तो किलो जूल पर मोल में क्या हो जाएगा 5.744 इंटू 10⁻⁻, इंटू ये किलो जूल पर मोल हो जाएगा। यहाँ 10⁻⁻1 में लिखना है तो क्या करेंगे 57.44 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 57.44 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन बिना न्यूमेरिकल का सिंपली सॉल्व करना है, बस कॉन्सेप्ट हमारा पता होना चाहिए। बोला है कि 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम टू ए टोटल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक चीज़ तो पता हो गया कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू होता है NCV डेल्टा T, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा T क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T 0, दैट इज इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा 0। तो बस हमें फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। ऊपर से ये आइसोथर्मल में हमारा जब भी हमें आइसोथर्मल प्रोसेस मिलेगा वहाँ इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा सवाल बोर ऑर्बिट का है। तो उसमें क्या है कि बोला है कि द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज x। तो हमें एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ बताना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा हमें जो वैल्यू दिया बस पुट करेंगे। हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू E0 n² Z। तो अगर R लिथियम 2+ यहाँ लिख दूँ और सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 लिख दे रहा हूँ। E0 कॉन्स्टेंट ये 0.529 के बराबर होता है। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर अपॉन जेड इज़ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का 3। तो R लिथियम 2+ किसके बराबर है x। तो यहाँ से आ जाएगा 4A0/3। तो यहाँ से E0 की वैल्यू आ जाएगी 3x/4। तो हम इसका यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट हमें बताना है R
बेरिलियम 3+ और थर्ड और ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ भी A0 n² यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, थर्ड बोर ऑर्बिट 3 का स्क्वायर अपॉन और जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर 4 होगा, तो ये आ जाएगा 9 A0/4। यहाँ से A0 की वैल्यू पुट कर देंगे, सेकेंड पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड, यहाँ फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो 9 बेरिलियम 3+ और थर्ड ऑर्बिट में होगा हमारा 9/4, A0 की वैल्यू 3x/4, डेट इज आ जाएगा 27x/16। ये वैल्यूज हमारी हो जाएगी एक्सपेक्टेड रेडियस, क्या आ जाएगा 27x/16। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें बस हमें रिडवर कांस्टेंट वाली फार्मूलेज लगाने हैं, हमें ये फार्मूला ही लगाना है 1/λ RH Z² मल्टीप्लाई 1/n1² माइनस 1/n2²। तो बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है, पूछ के रहा है, बोला कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा। तो लाइमन सीरीज की बात कर रहा है, तो लाइमन सीरीज की बात करें, और लाइमन सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पे कब आता है पहले हम ये जान लें। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी मैक्सिमम मतलब n1 हमारा 1 हो जाएगा और n2 हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके लिए मैं RH फॉर्मूले में 1/λ निकालूँ, 1/λ = RH हाइड्रोजन एटम के लिए, तो Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर, n1 मतलब 1/1 का स्क्वायर माइनस n2 1/∞का स्क्वायर। सॉल्व करने पर यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/λ = RH। तो जिस सिम्बलाइज ये कर सकते हैं कि λ = 1/RH, इसको फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा हमारा कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो बार्मर सीरीज की अगर मैं बात करूँ, तो बार्मर सीरीज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, एनर्जी मिनिमम। और बार्मर सीरीज हमारा स्टार्ट कहाँ होता है, बार्मर सीरीज हमारा स्टार्ट होता है n1 = 1 पे नहीं, n1 = 2 और n2 = 3। एनर्जी तभी वेवलेंथ हमारा, मतलब अगर हमारे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम यही दोनों के बीच का गैप जो होगा मिनिमम होगा। यहाँ पर भी हम लगा देते हैं, मान लेते हैं इसके लिए 1/λ। तो क्या हो जाएगा 1/λ = RH Z² का मतलब 2 का स्क्वायर, 1/n1 मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ = RH मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई, सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 5/36। इसको कट कर देंगे, 4 9 जा, तो 1/λ यहाँ आ गया है 5RH/9। तो अगर मुझे ये λ' निकालना है तो मैं एक चीज़ तो लिख सकता हूँ ना कि RH को लिख सकता हूँ 1/λ। RH को हम क्या लिख सकते हैं 1/λ, यहाँ से यूजिंग फर्स्ट 1/λ' = 5/9 मल्टीप्लाई बाई 1/λ। दिस सिम्बलाइज, अगर न्यू λ' क्या आ जाएगा, ऊपर उलट देंगे 9λ/5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9λ/5। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। है ए कंपाउंड X कंटेन्स 32% A, 20% B एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ C, देन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ X। तो सिंपली हम समझ जाएंगे, पहले बात है एक कंपाउंड X बन रहा है, कंपाउंड X का हमें क्या बनाना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है, निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। और उसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो A 32% दे दिया है, B 20% और रिमेनिंग C कितना हो जाएगा 48%। इन सब का एटॉमिक वेट भी दे दिया है, ये मास परसेंटेज जो भी है, एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा दिया हुआ है 64, 40 एंड 32। तो ये सिंपली एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम टेबल बना लेंगे। टेबल में सिंपली हमारा एलिमेंट, दूसरा होता है परसेंटेज मास कितना दिया हुआ है, फिर हमारा रिलेटिव एटॉमिक नंबर, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम यहाँ निकालते हैं। और रिलेटिव नंबर का एटम का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। और लास्ट में हम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम को से हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, और यही सिंपलेस्ट रेशियो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का रिलेटिव नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर ऑफ एटम, इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम
डिवाइडेड बाई लीस्ट नंबर ऑफ एटम। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो एलिमेंट क्या है, एक ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है, एक सी एलिमेंट है। परसेंटेज मास की तो ए का 32%, बी का 20% और सी का 48%। तो इसका अगर निकालेंगे पहले वाले ए का, तो आ जाएगा मास परसेंट 32, ए का एटॉमिक वेट 64, 32/64। यहाँ पर आ जाएगा 20 दिया हुआ है और एटॉमिक वेट दिया 40, तो 1/2 ये भी आएगा, 1/2 ये भी आएगा। इसका होगा 48 डिवाइडेड बाई 32, यहाँ से आया 3/2। अब इन तीनों में जो छोटा है उसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका तो 1/2 रहेगा डिवाइडेड बाई 1/2, ये तो 1 आ जाएगा। ये 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 1 आ जाएगा, और ये 3/2, और इसमें छोटा कौन है 1/2, इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारा 3। तो हमें ए बी सी का रेशियो मिल गया कि ए 1 बी 1 और सी 1 3 के रेशियो में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी सी 3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ए बी सी 3। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ए बी सी 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। इफ़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ वीक मोनो एसिड इज डिटरमाइंड टू बी 0.3। तो अल्फा की वैल्यू हमें दे दिया है 0.3। तो आई निकाल सकते हैं वीक मोनोबेसिक एसिड से थे। अगर वीक मोनोबेसिक एसिड मतलब COS टाइप का एसिड होगा, CH3CO- इस टाइप में ब्रेक करेगा, तो 2 आयंस, n की वैल्यू 2 होगी। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई n-1। अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.3 जन 2-1। यहाँ I पहले हम निकाल, इसका जरूरत पड़ेगा, कैसे पड़ेगा अभी दिखाते हैं। ये I इज इक्वल टू 1.3 हमें निकालना है। ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट विल बी परसेंटेज हायर देन द एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। तो आयन से बढ़ेगा परसेंटेज, तो डेल्टा TF ऑब्जर्व माइनस डेल्टा TF थ्योरेटिकल अपॉन डेल्टा TF थ्योरेटिकल। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखाऊँ तो ये होता है I इंटू KF इंटू एम माइनस KF इंटू एम डिवाइडेड बाई KF इंटू एम। सॉल्व करके माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा I-1 I-1 हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा इसमें कि क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं। तो I-1 अपॉन 1 इंटू 100। तो I की वैल्यू 1.3 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30%। क्या आ जाएगा 30%। तो बस यही परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगाना है कि ऑब्जर्व कितना हुआ, थ्योरेटिकली होता कितना है, माइनस करके फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, इस तरह से करके हम 30% ले आएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है। बोला इन चारों रिएक्शन में कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है पहले वो समझ लो। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट की अगर मैं मेनली बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो वो क्या होगा, जब वो प्रोडक्ट में एलिमेंट जैसे रिएक्टेंट में है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन दोनों हो एक ही रिएक्शन में, तो वहाँ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं H2O2 के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो यहाँ तो होगा -1 ऑक्सीजन का, यहाँ होगा -2 और यहाँ होगा 0। तो एक तो इसका रिडक्शन हुआ लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ क्या है +5 है और यहाँ पर +3। तो +4 से +3 गया रिडक्शन हुआ, +4 से +5 गया ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन हमें नॉट बताना है कौन सा नहीं है। यहाँ देखेंगे तो ये +7 है मैग्नीज का, यहाँ +4 है और कहीं मैग्नीज दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये केवल यहाँ केवल क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अभी हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ MnO4 यहाँ +6 है, यहाँ +7 और +4, तो यहाँ भी एक ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनल। तो आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर C, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम से। इसमें बोल रहा है कि अगर assuming that barium hydroxide is completely ionized in aqueous solution under the given concentration of hydronium ion in 0.05 molar aqueous solution of BaOH twice at 298 Kelvin is dash into 10⁻⁻12 मोल पर लीटर। तो हम पहले क्या करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड को कम्प्लीटली आयनाइज करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड को कम्प्लीटली आयनाइज करा देते हैं। दिस इज बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये आयनाइज होगा तो क्या होगा Ba2 + 2 OH- मिलेगा। ठीक है, और हम क्या कर लें, अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर
अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोक्साइड के लिए है 0.05 मोल, तो दो हाइड्रोक्साइड के लिए, 2 हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होगा, तो 0.05 से यहाँ पर डैश डैश पहले और कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 0.01। तो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 मोलर। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻14। हाइड्रोनियम आयन है कितना निकालना है, ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है, क्या निकाल लिया हमने 10⁻⁻2 इजिकल टू 10⁻⁻14। सॉल्व करेंगे हाइड्रोनियम आएगा 10⁻⁻12। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है और हमें बताना है डैश इंटू 10⁻⁻12 मतलब ये क्या 1 इंटू 10⁻⁻12। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रेडियल नोड का है और साइड 2s का फंक्शन दिया है और हमें पता है कि अगर रेडियल नोड होगा, जहाँ पर रेडियल नोड यहाँ होगा, तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या साइड 2s क्या होगा 0 हो जाएगा। और साइड 2s करेंगे 0 तो बाकी सब तो 0 हो जाएगा, बस ये बच जाएगा 2 - r/e0 इजिकल टू 0। तो r इज 2 इजिकल टू r/e0, तो यहाँ r इजिकल टू आ जाएगा 2a0। तो इसमें बस केवल इस फंक्शन को, बाकी सबको उधर भेजेंगे तो वो 0 बन जाएगा, केवल यही बचेगा r इजिकल टू 2a0। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन r इजिकल टू 2a0। नेक्स्ट हमारा सवाल है बताना है इनमें से कौन इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमें भी देखना होगा हो क्या रहा है, यहाँ I2 से 2I बन रहा है, तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है एटमाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है एटमाइजेशन। एटमाइजेशन इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या है इंडोथर्मिक प्रोसेस। इनमें बताना है कितने इंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। तो पहला इंडोथर्मिक है, दूसरा भी एक तरह से एटमाइजेशन ही हो रहा है, मॉलिक्यूल से एटमाइजेशन एटम में बदल रहा है, तो एटमाइजेशन यहाँ ये भी इसके लिए हीट देनी पड़ती है, तो ये भी इंडोथर्मिक हो गया। H2O लिक्विड से H2O गैस बनाना है, तो लिक्विड से गैस बनाना है तो यहाँ भी हीट देना पड़ेगा, और हीट देना पड़ेगा एक्चुअल में हो क्या रहा है वेपराइजेशन, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी इंडोथर्मिक। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कार्बन ऑक्सीजन जलाने पर CO2 और एनर्जी रिलीज होती है, तो ये हमारा जो होगा कंबशन जो है, कंबशन रिएक्शन वो क्या होता है एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा हीटिंग कंडीशन चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl हमारा बनेगा। तो ये हमारा रिएक्शन ये भी क्या होगा बाहर से हीट दिया गया, तो एंडोथर्मिक। तो 4 हमारे रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, केवल कंबशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक नहीं है। तो ABCE तो टोटल 4 होंगे आंसर इसके। आई होप क्लियर हो गया हो आपको। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको फार्मूले से करते हैं, लेकिन हम लोग इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं, वो तरीका मैं बता रहा हूँ। हमें ये पता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। और हमें पता है कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी दिया हुआ है, हाफ लाइफ 3 डेज दिया हुआ है, और बोल रहा है कि 12 दिन के बाद आफ्टर 12 डेज मतलब 4 हाफ लाइफ के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन होगा आइसोटोप्स का वो 3 ग्राम बचा पड़ा हुआ है। तो हमें बताना है A0 क्या होगा। तो मैं मान लेता हूँ इनिशियली हमारे पास A0 रहा होगा, 3 दिन के बाद वो क्या बन गया होगा हाफ लाइफ मतलब उसका आधा हो जाएगा, A0/2 हो गया होगा। फिर अगले 3 दिन के बाद वो क्या हो गया होगा A0/4 हो गया होगा, इसका आधा। फिर अगले 3 दिन के बाद हो जाएगा A0/8, और लास्ट में हमारा 3 दिन के बाद कितना हो जाएगा A0/16। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि आफ्टर 12 डेज 12 दिनों के बाद आफ्टर 12 डेज ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा A0/16। क्या हो जाएगा A0/16। ये हमारा 12 दिन के बाद जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बच जाएगा वो हो जाएगा A0/16, और इसी की वैल्यू हमें दिया हुआ है कि ये 3 ग्राम है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 क्या हो जाएगा 3 × 16 दैट इज़ 48 ग्राम। ठीक है, तो सिंपल हमारा 48 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। सिंपली हमें N1V1 = N2V2 ही लगाना है, N1V1 = N2V2 लगाना है। इसके लिए यहाँ K2Cr2O7 जैसे M2 यहाँ है तो M2Cr2O7 और हमारा यहाँ पर है Fe2+। अगर मैं इसका रिएक्शन लिख लूँ तो रिएक्शन से ज़्यादा ज्ञात होगा। M2Cr2O7 जब Fe2+ के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हमारा Fe+2 पहले Fe3+ में जाएगा ऑक्सीडेशन इसका, लेकिन अब खुद को रिड्यूस कर लेगा, खुद को रिड्यूस करके यहाँ पर जो क्रोमियम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाएगा, और वो हमारे पास 2 क्रोमियम 3+ बनेंगे। तो यहाँ से हमारा इसका क्रोमियम का रिडक्शन हो जाएगा,
तो क्रोमियम जो है हमारे पर यहाँ पर क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो +6 में है, वो हो जाएगा +3 में। तो 2 क्रोमियम है तो +6 और यहाँ +12 टोटल मिला के, तो यहाँ n की वैल्यू 6 हो जाएगी क्रोमियम के लिए, ठीक है। और आयरन का एक ही का ऑक्सीडेशन हुआ, आयरन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। तो कुल मिला के n फैक्टर में अगर बात करूँ, m2 इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम 2, और इसको बात करूँ m1 इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम 1। तो m1 क्या है 0.202, वॉल्यूम वैलेंसी फैक्टर क्या है, क्योंकि यहाँ छः है तो 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। वॉल्यूम V1 दिया हुआ 20 ml, m2 क्या है मोलरिटी 10 ml, 10 मोलरिटी 10 नहीं है, एक सेकेंड, m2 हमारा कितना है 0. नहीं निकालना है, m2 निकालना है, मोलरिटी ऑफ Fe2+ निकालना है। दिस इज मोलरिटी ऑफ Fe2+, वॉल्यूम वैलेंसी फैक्टर इसका 1 होगा और वॉल्यूम इसके लिए दिया हुआ है 10 ml। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मोलरिटी ऑफ Fe2+, 6 2 12, 2.4 डिवाइडेड बाय, तो आ जाएगा 0.24, ये आ जाएगा Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन। और हमें 10 की पावर -2 में लिखा है, तो 24 इंटू 10 की पावर -2 ये होगा Fe2+ का मोलरिटी ऑफ Fe2+, ठीक है। ये हमारा पता चल गया मोलरिटी ऑफ Fe2+। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 24। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपली हमें इस तरह से करना चाहिए। तो हमें पीएच दे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ई सेल वाला फॉर्मूला नॉस्ट इक्वेशन लगा देंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है -0.06/n log बेस 10 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पर केवल H+ का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो H+ ही हमारा है, पावर 4 आ जाएगा। अब मुझे करना कुछ नहीं है, सिंपली क्या करना है, इसको H+ को अगर मैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल मतलब 1.23 -0.06 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वैल्यू दिखेंगे तो 4 यहाँ दिख रहा होगा, log बेस 10 H+ का कॉन्सेंट्रेशन अभी रहने दो, और यहाँ से 4 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, ठीक है। 4 से 4 जा चुका है, तो 1.23 -0.06 और ये log बेस 10 H+ को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ pH, और pH की वैल्यू में दी हुई है 5 माइनस log बेस 10 H+ को मैं क्या लिखता हूँ pH। तो 1.23 या log H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1.23, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, हाँ ये प्लस का 0.06 होगा, क्योंकि पूरी माइनस log बेस 10 H+ की वैल्यू, तो प्लस 0.06 इंटू क्या कर देंगे pH की वैल्यू 5, सॉल्व करेंगे 1.23 प्लस 0.30 तो आ जाएगा 1.53 वोल्ट। ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.53 वोल्ट, दिस इज 1.53 वोल्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर ए प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन इज ए स्ट्रेट लाइन विथ ए नेगेटिव स्लोप, द करेक्ट यूनिट फॉर द स्लोप। तो पहले इसके लिए हमें याद होना चाहिए लैम्डा एम वर्सेज √c का कर्व, क्या याद होना चाहिए, लैम्डा एम वर्सेज √c का कर्व। तो दिस इज लैम्डा एम, दिस इज √c, ये हमारा होता है लैम्डा नॉट एम, और ये हमारा इंटरसेप्ट भी होता है लैम्डा नॉट एम। तो इंटरसेप्ट यहाँ होता है क्या लैम्डा नॉट एम, और ये स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है -a, स्लोप निगेटिव स्लोप है, तो स्लोप हमारा होता है, अगर मैं ए बोल दूँ तो ठीक रहेगा। तो यहाँ से मैं अगर एक चीज़ बोलूँ कि अगर रिलेशन इसका जो होता है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस a√c, तो मतलब जो लैम्डा एम का यूनिट होगा लैम्डा नॉट वही a√c के बराबर होगा। तो a√c का यूनिट जो होगा वो होगा साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। ओके, हमें चाहिए स्लोप का, तो स्लोप हमारा a है, तो a की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे साइमन सेंटीमीटर² पर मोल और अंडर रूट में c, √c मतलब साइमन सेंटीमीटर² मोल इनवर्स, और c का मतलब मोल पर लीटर के पावर 1/2, तो मोल की पावर 1/2 लीटर के पावर -1/2, यहाँ से आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर² मोल की पावर -3/2 और लीटर की पावर 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर मोल की पावर। तो इसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर हम देख लेंगे, लीटर की पावर 1/2, डी इज़ द आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, Kp/Kc का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, हमें एक रिलेशन पता है Kp/Kc इज इक्वल टू RT की पावर डेल्टा Ng, बस यहाँ डेल्टा Ng निकालने आना चाहिए। डेल्टा Ng क्या होता है,
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो 1 माइनस 1 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा, -1/2। तो Kp/Kc इज इक्वल टू आ जाएगा RT⁻⁻−1/2। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ 1/√में RT। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन psi a एंड psi b आर द वेव फंक्शन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल देन सिग्मा स्टार इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमें पता है अगर हमें फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं बात करूँ, फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बॉन्डिंग BMO फॉर्म, BMO में क्या होता है, BMO फॉर्म मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिग्मा ऑर्बिटल फॉर्म होगा और वो जाएगा psi 1 + psi 2। लेकिन यहाँ psi स्टार सिग्मा स्टार तो फॉर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ABMO फॉर्म दैट इज सिग्मा स्टार, और ये क्या हो जाएगा psi 1 - psi 2, क्या हो जाएगा psi 1 - psi 2। तो यहाँ बस यहाँ ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर सिग्मा स्टार बनाना है, तो psi 1 - psi 2। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इस स्टेटमेंट को याद रखना है और इसमें मैच करना है। तो सिंपली इसको मैच करना सबसे इजी क्वेश्चन है, मैंने सामने ही मैच करा के आपको दे दिया ताकि आपको याद रहे। लेक्लांचे सेल होता है, रिएक्शन रेट एनोड जिंक से जिंक 2+ आता है। निकल कैडमियम सेल जो होता है हमारा रिचार्जेबल होता है। फ्यूल सेल हमारा कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबसन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मर्करी सेल हीयरिंग एड के लिए यूज होता है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी इन द सोल्यूशन एंड यूज इन द हीयरिंग एड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको माइंड में रख के चले जाना एग्जाम देने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोला है चूज द करेक्ट एक्सपेंशन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो एडियाबैटिक कंडीशन से तुरंत पता लगा Q = 0, तो दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। लेकिन अगर फ्री एक्सपेंशन बोल दे तो फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो फ्री एक्सपेंशन का मीनिंग होता है P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। अब वर्क डन हमें पता है -P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V। अगर P एक्सटर्नल ही 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन 0 और Q0 दो ही जगह दिख रहा है, Q0 और वर्क डन। लेकिन एक चीज़ और होगा, अगर वर्क डन 0 होगा तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है डेल्टा U = Q + W, तो अगर Q0 W0 तो डेल्टा U भी 0। डेल्टा U 0 का मतलब क्या, NCV डेल्टा T 0 मतलब क्या होगा, डेल्टा T = 0 मतलब हमारा T1 - T2 हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है। तो यहाँ Q = 0, डेल्टा T = 0 और W = 0, तीनों आंसर होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।